52 सुबह 1 बजे। प्रियंका अभी भी सोई नहीं थी क्योंकि उसने देखा कि विहान अभी तक वापस नहीं आया है। वह दिन में जो कुछ हुआ था उससे परेशान थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में विहान को नहीं जानती थी। शुरू में उसने विहान को केवल एक गरीब देहाती लड़के के रूप में सोचा था जो सोने की खोज के लिए आया था। वह अपना किराया भी नहीं दे सकता था और उसे एक महिला से पैसे मांगने के लिए अपने अहंकार को निगलना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि वह एक असली धोखेबाज भी था। उसके व्यवहार ने न केवल प्रियंका को उससे घृणा करने के लिए मजबूर किया, बल्कि उसने शुरू में उसे उससे नफरत भी करवा दी। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह बिल्कुल उसके मृत सहपाठी जैसा दिखता था, तो शायद वह उसे अपने साथ नहीं रखती। हालांकि उसे बाद में पता चला कि वह गलत थी। वह उसके बारे में पूरी तरह से गलत थी। विहान ने उसे बार बार उसके बारे में अपनी धारणा बदलने पर मजबूर किया था। एक नुस्खा जो उसने आसानी से लिखा था, वह शानदार समूह की नजर में अनमोल साबित हुआ। रिवर सिटी में बिजनेस दिग्गज के अध्यक्ष विराट ओबेरॉय को भी उनके साथ सम्मान से पेश आना पड़ा। राजधानी के चमत्कारी डॉक्टर महेश शुक्ला, साथ ही 5वें पीपुल्स हॉस्पिटल के अध्यक्ष को भी उनकी सेवा करनी पड़ी। दरवाजे के बाहर रहस्यमयी पुरुषों के समूह का जिक्र ही नहीं। उसे यकीन नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे उन रहस्यमयी पुरुषों से खतरे का आभास हुआ। उसने इसे अपने दिल की गहराई से महसूस किया। जहां तक उन लोगों की बात है जो शुरू में घुस आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे शुरू से ही अस्तित्व में ही नहीं थे। प्रियंका यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि उन्हें रहस्यमयी पुरुषों ने मार दिया है। उसे लगा जैसे वह विहान के माध्यम से एक नई दुनिया से जुड़ गई है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब वह अपने विचारों में डूबी हुई थी तो एक फोन कॉल ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने तुरंत उत्तर बटन दबाया और दूसरी तरफ से एक चुंबकीय आवाज गूंजी, क्या तुम ठीक हो? आवाज सुनते ही प्रियंका ने अवचेतन रूप से अपना मुंह ढक लिया और उसके चेहरे पर बेकाबू होकर आंसू बहने लगे। वह घुटते हुए बोली, मैं ठीक हूं, वे लोग चले गए हैं, तुम कहां हो? क्या तुम ठीक हो? फोन के दूसरी तरफ से राहत की गहरी सांस सुनाई दी। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, लेकिन मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करो, अलविदा। फोन कट गया। हालांकि प्रियंका अनिच्छुक थी, लेकिन वह जानती थी कि एक महिला होने के नाते उसे किसी पुरुष के बाहर काम करने पर न तो पूछना चाहिए और न ही उसे परेशान करना चाहिए। वह स्क्रीन को एकटक देखती रही। अचानक स्क्रीन पर एक कैलेंडर नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट दिखाई दिया, मल्होत्रा परिवार की पुण्यतिथि। ओह ठीक है, कल मल्होत्रा परिवार की पुण्यतिथि है। मुझे लगता है कि इस साल भी मैं ही एकमात्र आगंतुक रहूंगी। इस बीच स्काई स्टोन माउंटेन पर, स्काई स्टोन माउंटेन रिवर सिटी में एक बहुत प्रसिद्ध कब्रिस्तान पर्वत था। ऐसा कहा जाता था कि इस पर्वत में उत्कृष्ट वास्तु भी था। यहां दफनाए गए पूर्वज आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करते थे। यही कारण है कि रिवर सिटी के अधिकांश लोग मृतकों को यहीं दफनाना पसंद करते थे। तड़के कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के बगल में स्थित अनगिनत कब्रों को देख सकता था और हां, ठंडी हवा का झोंका भी महसूस कर सकता था जो आसानी से रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर देता था। अचानक एक काली छायादार आकृति इतनी तेज गति से स्काई स्टोन माउंटेन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी कि उसे मुश्किल से ही देखा जा सकता था। थोड़ी देर बाद वह आकृति रुक गई और वह एक कब्र के सामने खड़ी हो गई। वह वहां स्थिर खड़ी थी, मानो वह पत्थर से डर गई हो। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि विहान था। कई सालों के बाद विहान कब्र के पास वापस गया था। उस पर खुदे नामों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह अब अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकता था। एक आंसू उसके गाल से लुढ़ककर जमीन पर गिर गया। हालांकि वह एक मजबूत आदमी था, फिर भी उसके अंदर एक नरम जगह थी। हालांकि उसने कई लोगों को मार डाला था, फिर भी वह एक ऐसा आदमी था जो अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसता था। पिछले 5 सालों में किसने सोचा होगा कि उसके जैसा कमजोर व्यक्ति क्रूर जंगली जानवरों का वध करने की हिम्मत करेगा?
कौन जानता होगा कि ऐसा युवा जिसने साधना के सर्वश्रेष्ठ वर्षों को खो दिया था, फीनिक्स की तरह राख से कैसे उठ खड़ा हुआ। कोई भी कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसने जो दर्द और पीड़ा झेली होगी। उसने पागलपन से साधना की, उसने अनगिनत लोगों को मार डाला। इस तरह उसने अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की। वह विहान कंपोनेंट प्लेसमेंट किसी भी चीज या किसी पर विश्वास नहीं करता था। वह केवल अपने आप पर विश्वास करता था। हालांकि उस समय वह बस एक व्यक्ति नहीं था, वह सिर्फ मल्होत्रा परिवार का विहान मल्होत्रा था। विहान ने अपने आंसू पोंछे और नरेश नायडू को जमीन पर फेंक दिया। घुटने टेको। खुद एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होने के नाते नरेश नायडू इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकता था। वह उठ खड़ा हुआ और एक खंभे की तरह सीधा खड़ा हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के विहान ने ट्रू क्यूई के 2 भंवरों को संघनित किया और इसे सीधे नरेश नायडू के पैरों के बीच की जगह पर निशाना बनाया। धमाका। नरेश नायडू को कब्र के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। नमन करो। विहान की बर्फीली ठंडी आवाज एक बार फिर गूंजी। चुपचाप दर्द को सहन करते हुए नरेश नायडू ने विहान को देखा और कहा, तुम बस आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। मैं, नरेश नायडू, किसी के सामने आसानी से झुकने वाला नहीं हूं। विहान ने अपना हाथ बढ़ाया और नरेश नायडू की गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल उसने नरेश नायडू को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। धमाका। नरेश नायडू के माथे से तुरंत खून की एक धार बह निकली। फिर से 10 बार के बाद नरेश नायडू लगभग बेहोश हो गया था और उसका माथा खून से भर गया था। अस्पष्ट रूप से उसने विहान की आवाज सुनी, पिताजी, मां, मैं विहान आपसे मिलने आया हूं। आपके बेटे ने साधना का मार्ग अपनाया है और अब बदला लेने में सक्षम है। विहान ने कसम खाई है कि वह 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर की घटना में शामिल सभी लोगों को सीधे नरक में भेज देगा ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें, कैपिटल सिटी के आदमी सहित। विहान ने अपने माता पिता को 1 दर्जन राउंड प्रणाम किया। उसके बाद उसने अपनी आंखें मूंद लीं और नरेश नायडू को घूर कर देखा जो उसके बगल में था। अच्छा, तुम घुटने टेक कर कोट ऑफ कर चुके हो? तुम कैसे मरना चाहते हो? नरेश नायडू के हाव भाव एकदम बदल गए। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने डर कर कहा, तुम मुझे अभी नहीं मार सकते। मुझे एक रहस्य पता है। यह तुम्हारे माता पिता के बारे में है। विहान दंग रह गया। उसने नरेश नायडू को पकड़ लिया और पूछा, कौन सा रहस्य? नरेश नायडू ने विहान की तरफ देखा और फुसफुसाया, वास्तव में तुम्हारे माता पिता। अपनी बात पूरी किए बिना नरेश नायडू ने अपने मुंह से एक छोटा काला तीर थूका। उसने सीधे विहान पर निशाना साधा था। विहान ने आने वाले खतरे को तुरंत पहचान लिया। एक ठंडी हंसी के साथ वह एक तरफ झुक गया और हमले को चकमा दिया। तुमने इसके लिए कहा था। अगले ही पल विहान ने अपनी हथेली की लहर से ट्रू क्यूई के एक झोंके को फैलाव बल के भंवर में संघनित कर दिया। यह बल एक तेज ब्लेड की तरह था जो नरेश नायडू को काट रहा था। फिर नरेश नायडू का सिर जमीन पर गिर गया और उसका कटा हुआ शरीर पीछे की ओर गिर गया। आज मैं, विहान, अपने मृत माता पिता के सम्मान में तुम्हारा सिर बलिदान करता हूं। इसके बाद विहान ने नरेश नायडू के शरीर को नष्ट कर दिया। नरेश नायडू के सिर के लिए उसने उसे एक काले बैग में भर दिया और कब्र के सामने रख दिया। यह सब करने के बाद वह पहाड़ की तलहटी में स्थित एक 24 घंटे खुले रहने वाले सुपरमार्केट में गया और सफेद शराब की एक बोतल खरीदी। फिर वह कब्र के पत्थर पर वापस आया और उस पर झुककर अकेले ही शराब पीता रहा। पिछले 5 सालों से उसने खुद को नशे में धुत होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह उस दिन आंख मूंदने को तैयार था। वह बस अपने माता पिता के साथ जाना चाहता था जिनकी 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में मृत्यु हो गई थी। सुबह के 9 बजे थे। एक कार स्काईस्टोन माउंटेन की ओर धीरे धीरे जा रही थी। हालांकि प्रियंका पूरे दिन डरी हुई थी, लेकिन वह हर साल उसी समय पर मृत मल्होत्रा परिवार से मिलने जाती थी, चाहे कुछ भी हो। अगर वह उनसे मिलने नहीं जाती तो कोई और नहीं जाता। यह कितना दयनीय था। पिछले 5 सालों से
वह आदतन ऐसा करती आ रही थी। पहाड़ की तलहटी में अपनी कार पार्क करने के बाद वह अपने हाथ में कुछ स्मारक उपहार लेकर सीढ़ियों की ओर चलने लगी। यह सीढ़ियों की एक लंबी उड़ान थी। जब तक वह लगभग 2/3 रास्ता तय कर चुकी थी, तब तक वह पसीने से लथपथ होकर हाँफ रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें मूंद लीं, क्योंकि उसने मल्होत्रा परिवार की कब्र के सामने एक आदमी को बैठे देखा। चूंकि कब्र का पत्थर काफी दूर था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह आदमी शराब पी रहा था। हम क्या वह मल्होत्रा परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है? प्रियंका उत्सुकता से सीढ़ियां चढ़ती रही। धीरे धीरे उस आदमी का चेहरा स्पष्ट होता गया। जब उसने आखिरकार देखा कि वह आदमी कौन था, तो उसका दिमाग खाली हो गया। वह स्तब्ध रह गई और अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। जैसे ही उसने अपना मुंह ढका, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका शरीर भी बेकाबू होकर कांपने लगा। वह कैसे हो सकता है? एब तिरपन कोई नहीं जानता था कि उस पल प्रियंका को कैसा महसूस हो रहा होगा। शायद उसे लगा हो कि उसका दिल तूफानी लहरों में बह गया हो। सख्ती से कहें तो उसका वहां आना संभव नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मल्होत्रा परिवार से कोई लेना देना नहीं था, जो 5 साल पहले खत्म हो गया था। हालांकि वह वहां था, उसकी आंखों के ठीक सामने। विहान राजवंशी, विहान मल्होत्रा, मुझे पता होना चाहिए था। खुद से बुदबुदाने के बाद उसे एहसास हुआ और उसके आंसू बेकाबू होकर गिरने लगे। तब प्रियंका को यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि विहान था। वह वही आदमी था जो 5 साल पहले लापता हो गया था। वह आदमी जिसे हर कोई मरा हुआ समझता था, हालांकि उसका शव कभी नहीं मिला। वह आदमी जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, मरा नहीं था। वह अभी भी जिंदा और स्वस्थ था। साथ रहने के दौरान प्रियंका को पहले भी उस पर शक हुआ था। हालांकि वे दोनों एक जैसे नहीं दिखते थे और उनके व्यक्तित्व बहुत अलग होने के बावजूद एक दूसरे से परिचय होने की भावना ने उसे सब कुछ बता दिया था। विहान मल्होत्रा, वो वापस आ गया है। वो धरती हिला देने वाली ताकत के साथ वापस आ गया है। सोचने पर पता चलता है कि 5 साल पहले जो व्यक्ति मर गया था, वो शायद मल्होत्रा परिवार का चरा था, जिस पर हमेशा हंसी उड़ाई जाती थी। जबकि अब विहान मल्होत्रा ने उस मुखौटे को उतार फेंका और अपना असली रूप दिखाया। मुखौटे के नीचे वो व्यक्ति वर्तमान मिस्टर मल्होत्रा था, जिसे कई लोग सम्मान की नजर से देखते थे और उसकी चापलूसी करते थे। प्रियंका को अचानक उस दिन की याद आ गई जब उसने गलती से विहान का शरीर देखा था। वो यह देखकर चौंक गई कि उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे। पिछले 5 सालों में उसने आखिर क्या क्या झेला होगा। उसे कितना दर्द सहना पड़ा होगा। अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरते हुए देखने का दर्द, साथ ही नफरत से भरे हुए अकेलेपन में रहना। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी कल्पना कोई आम इंसान कर सकता था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि 15 साल का लड़का ईस्ट कॉइन झील में गिरते समय कितना असहाय महसूस कर रहा होगा। जीवित रहते हुए उसे जो दर्द सहना पड़ा, वह उसकी मृत्यु से कहीं अधिक भयानक था। कदम दर कदम प्रियंका सीढ़ियां चढ़ती रही। हर कदम उसे अतीत की कोई याद दिलाता हुआ लग रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि उस दिन जब नंदिनी रावत ने सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने उसके कबूलनामे को कठोरता से अस्वीकार किया था, तो विहान का चेहरा कितना पीला पड़ गया था। वह केवल दूर से देख सकती थी। उन्हें विहान की ओर इशारा करते हुए देख रही थी, क्योंकि वे उसे बेकार होने के लिए डांट रहे थे। वह उसके लिए खड़ी होना चाहती थी, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी। वह उन कुलीन बच्चों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए बहुत कमजोर थी। हालांकि वह अपने दिल की गहराई में जानती थी कि विहान कचरा नहीं था। जब उसने उन गुंडों को भगाया था, तब उसके चेहरे पर जो वीरतापूर्ण भाव था, वह तब से उसके दिल में अंकित हो गया था। हालांकि उस घटना के बाद से विहान उदास हो गया था और वह अब मुस्कुराता नहीं था। वह हर दिन स्कूल से भाग जाता था और एक बेघर आवारा कुत्ते की तरह अपना जीवन जीने लगा था। उसने उससे कुछ प्रश्न पूछकर उसे सलाह देने की कोशिश की, लेकिन उसने
उसे अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बाद विहान कई दिनों तक क्लास में नहीं आया, लेकिन स्कूल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उसके घर गई और तभी उसे पता चला कि उस जगह को सील कर दिया गया था। रिवर सिटी में मल्होत्रा परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसे यह भी पता चला कि विहान और उसके माता पिता एक भोज में मारे गए थे। अधिकारियों ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी। हालांकि जितना वह इसमें शामिल हुई, उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक ऐसी साजिश जिसे वह कभी नहीं समझ पाएगी। वह आखिरी सीढ़ी चढ़ी और विहान की ओर चली गई, जो नशे में लग रहा था। विहान, अब और मत पीना। उसकी स्पष्ट आवाज सुनकर विहान थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने ऊपर देखा और सुंदर युवा लड़की को देखा। थोड़ा हैरान होकर उसने कहा, प्रियंका, तुम यहां क्या कर रही हो? अपने आंसू पोंछते हुए प्रियंका ने उसे एक मुस्कान दी। वह नीचे बैठ गई और फिर उसके हाथ से शराब छीनकर एक घूंट पी गई। उसने पहले कभी सफेद शराब नहीं पी थी, इसलिए वह जोर जोर से खांसने लगी। यह शराब बहुत दम घोंटने वाली है। फिर प्रियंका ने सफेद शराब की बोतल फेंक दी और गंभीर स्वर में कहा, पीना बंद करो, बाद में मेरे साथ घर चलो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने मोमबत्ती जलाई और धूप बत्ती जलाई और फिर घुटनों के बल बैठ गई और उसके जवाब का इंतजार के बिना धीरे से बोली, अंकल, आंटी, मैं 5वें साल यहां हूं। बहुत दिनों से नहीं मिली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विहान वापस आ जाएगा। वह वाकई वापस आ गया है। अंकल, आंटी, चिंता मत करो। मैं आपके लिए उस पर नजर रखूंगी और उसे कोई भी बेवकूफ़ी करने से रोकूंगी। सच कहूं तो मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आपने इतने सफल बच्चे को जन्म दिया। वह वाकई सबसे अच्छा लड़का है जिसे मैंने कभी देखा है। उसे ये शब्द कहते हुए देखकर जैसे कि वह अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रही हो। विहान को पता था कि उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। वह एक समझदार लड़की थी और उसे पता था कि क्या कहना उचित है। लगभग 15 मिनट तक बात करने के बाद प्रियंका ने सिर्फ अगरबत्ती जलाई। आग बुझने का इंतजार करने के बाद वह खड़ी हुई, विहान के कंधे पर हल्की थपकी दी और कहा, तुम कल रात से यहां थे, है ना? तुम शराब के नशे में हो। तुम्हारे माता पिता ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हें शायद घर चलना चाहिए, नहाना चाहिए और फिर अच्छी नींद लेनी चाहिए। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? विहान उसकी बातों से थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन उसने जिद करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि तुम मेरी पत्नी हो। प्रियंका सीधे खड़ी हुई और कहा, चाचा और चाची ने भी कहा था कि जब तक तुम कोई पत्नी नहीं ढूंढ लेते, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अब चलो साथ साथ घर चलते हैं। अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ यहां आऊंगी। अपने माता पिता की कब्र पर नजर डालते हुए विहान ने सोचा, शायद यही वह चीज है जिसे वे सबसे ज्यादा देखना चाहते थे। उसने कुछ और बार प्रणाम किया और प्रियंका से पहले नीचे जाने को कहा, क्योंकि वह अपने माता पिता से एक आखिरी बात कहना चाहता था। प्रियंका सहमत हो गई और पहाड़ से नीचे जाने लगी। यह देखने के बाद कि प्रियंका बहुत दूर है, विहान ने प्लास्टिक की थैली में सिर पर नजर डाली। उसने अपनी उंगली काटी और फिर कब्र पर अपना खून लगा दिया। आज से बेकार विहान मल्होत्रा ईस्ट कॉइन लेक में मर चुका है, जबकि वर्तमान विहान अतीत में खोई हुई चीजों को एक एक करके वापस लेगा। मैं उन लोगों से खुद निपट लूंगा जो क्लाउड लेक मैनर में आए थे, कैपिटल सिटी के उस आदमी के लिए जो हमेशा कानून से ऊपर रहता है। मैं, विहान, उसे अपने हाथों से नीचे खींच लूंगा। उसके बाद विहान आखिरकार वहां से चला गया। 1 घंटे बाद स्काई स्टोन माउंटेन की सीढ़ियों के नीचे एक और लड़की खड़ी दिखाई दी। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। उसने एक शिफॉन शर्ट पहनी हुई थी, जिसे एक दर्जी द्वारा बनाई गई डीजीएल जैकेट और एक जोड़ी काले रंग की आरामदायक पैंट के साथ जोड़ा गया था। यह उसके लंबे और पतले फिगर के लिए एकदम सही पूरक था। अंत में उसने काले, नुकीले, कम एड़ी वाले जूतों की एक जोड़ी के साथ इसे पूरा किया। वह बहुत गरिमामय और परिष्कृत लग रही थी। अगर विहान और प्रियंका अभी भी वहां होते
तो उन्हें पता चल जाता कि वह कोई और नहीं बल्कि नंदिनी रावत थी। नंदिनी को एक दिन पहले एक बुरा सपना आया और जब वह जागी तो उसने खुद को पसीने से लथपथ पाया। कैलेंडर को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि क्लाउड लेक मैनर की घटना को 5 साल हो चुके थे। अनजाने में उसने अपने ड्राइवर से स्काईस्टोन माउंटेन पर ले जाने के लिए कहा था। कुछ प्रयासों के बाद वह आखिरकार मल्होत्रा परिवार की कब्र का पता लगाने में कामयाब रही। वह कब्र के सामने खड़ी हो गई और विहान की तस्वीर को देखने लगी। उसकी आंखों में बेबसी के भाव के साथ उसने कहा, विहान, विहान, मैं तब मजाक कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा अंत इस तरह होगा। 5 साल बाद मुझे कुछ पछतावा होने लगा है। हालांकि यह दुनिया का नियम है, मजबूत कमजोर का शिकार होता है और कमजोर का ही शिकार किया जा सकता है। तुम्हारा परिवार कमजोर था, इसलिए उस आदमी ने उसका सफाया कर दिया। तुम, विहान, कमजोर थे, इसलिए दूसरे परिवारों के शिष्यों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे उम्मीद है कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर सकोगे और बेकार होना बंद कर दोगे। अन्यथा मैं, नंदिनी, अभी भी तुम्हें नीची निगाह से देखूंगी। बस इतना ही कहना चाहती थी। मैं अब विदा लेती हूं। नंदिनी जब मुड़ने वाली थी तो उसने देखा कि एक मोमबत्ती अभी भी जल रही थी। यह स्पष्ट था कि उससे पहले भी कोई वहां आया था। मल्होत्रा परिवार की भयानक स्थिति को जानते हुए मुझे आश्चर्य है कि लोग अभी भी मिलने आते हैं। आखिरकार उसकी नजर काले प्लास्टिक के थैले पर पड़ी। अपनी लंबी नाक से हवा सूंघते हुए जब उसे खून की गंध आई तो वह चौंक गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और थोड़ा आगे झुकी। फिर उसने प्लास्टिक का थैली को खोला। एप्पल टी चौवन बैग खोला गया। नंदिनी ने खून से लथपथ एक सिर देखा। वह डर के मारे कांपते हुए और अपना मुंह ढकते हुए पीछे हट गई। उसकी आंखें सदमे से भर गई थीं, डर के कारण नहीं बल्कि इसीलिए क्योंकि वह बैग में सिर को जानती थी। नरेश नायडू, ये वास्तव में नरेश नायडू था। नरेश नायडू जियांगन प्रांत के मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर, गोल्डन क्लाउड क्लॉ के मास्टर, जो जियांगन प्रांत के प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में व्यावहारिक रूप से प्रसिद्ध थे। वह 1 साल पहले यूनान के बांस हिल में अपने पिता के साथ व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से मिलने भी गई थी। उसके पिता ने उसे तब बताया था कि उस व्यक्ति को बीजिंग में एक बड़े परिवार द्वारा आमंत्रित किया जाने वाला था और तब तक उसकी प्रसिद्धि निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। सबसे स्पष्ट रूप से 1 साल पहले उसने अपनी आंखों से उस व्यक्ति को एक दोस्ताना मैच के दौरान 10 मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल करते हुए भी देखा था। यह भयानक था, लेकिन अब यह भयानक रूप से शक्तिशाली नरेश नायडू था जिसे मार दिया गया था। अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि किसी ने उसका सिर काटकर मल्होत्रा परिवार की कब्र पर रख दिया, एक भेंट के तौर पर। आखिर वह कौन था जिसके पास मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर का सिर काटने की शक्ति थी? इसके अलावा उसने यह भी देखा कि नरेश नायडू की आंखें खुली हुई थीं, मानो उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। आखिर उसने मरने से पहले क्या देखा था? इस समय भले ही नंदिनी मानसिक रूप से लचीली थी, फिर भी उसने अपने पीछे एक ठंडक महसूस की थी। एक ऐसा अस्तित्व था जो किसी ग्रैंडमास्टर को मार सकता था और उसका सिर काट सकता था। यह पूरे रिवर सिटी और यहां तक कि जियांगन प्रांत की संरचना को हिला देने के लिए पर्याप्त था। क्या रिवर सिटी बदलने जा रही थी? फिर उसने मल्होत्रा परिवार की कब्र पर खून के धब्बे देखे। खून पूरी तरह से सूखा नहीं था, जिसका मतलब था कि वह व्यक्ति बहुत दूर नहीं गया था। वह व्यक्ति मल्होत्रा परिवार की कब्र पर नरेश नायडू का सिर क्यों छोड़ना चाहता था? मल्होत्रा परिवार, नरेश नायडू, यह आज ही क्यों होना चाहिए? क्या कोई संबंध हो सकता है? नंदिनी की आंखें अभूतपूर्व गंभीरता से भरी थीं। अचानक उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। उसने लगभग असंभव संभावना के बारे में सोचा था। मल्होत्रा परिवार और नरेश नायडू के बीच एकमात्र संबंध 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में भोज था। इससे भी अजीब बात यह थी कि उस भोज की त्रासदी आज से 5 साल पहले हुई थी। इन सभी को जोड़कर
यह बदला लेने जैसा लग रहा था। किसी ने नरेश नायडू से बदला लेने की कोशिश की थी, मल्होत्रा परिवार के लिए, जो 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में तबाह हो गया था। इतना ही नहीं, नंदिनी ने कुछ दिन पहले समर्थ राठौड़ और विशाल राठौड़ की मौत को भी याद किया। उनकी मौत भी उतनी ही क्रूर थी। कोई नहीं जानता था कि उन्हें किसने मारा, बस इतना ही कि दोनों ने मरने से पहले कुछ भयानक देखा था। समर्थ राठौड़, विशाल राठौड़ और अब नरेश नायडू और मल्होत्रा परिवार, उनका एकमात्र संबंध 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में भोज से था। इस समय नंदिनी के दिल की गहराई में एक तूफानी समुद्र उमड़ने लगा। मृत्यु की भावना धीरे धीरे उसके विचारों में घुसने लगी। यह अज्ञात खतरे का डर था। रावत परिवार भी भोज में गया था, और कौन जानता था कि रावत परिवार राठौड़ परिवार का अनुसरण करेगा। क्या वह नंदिनी रावत दूसरी नरेश नायडू होगी जिसका सिर काटकर मल्होत्रा परिवार को बलिदान कर दिया जाएगा? आखिर कौन है? कौन मल्होत्रा परिवार का बदला लेना चाहेगा? नंदिनी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत घर लौट आई। फिर अपने अधीनस्थों से स्काई स्टोन माउंटेन के आसपास के सभी निगरानी कैमरों की जांच करवाई। जब तक वह इन हत्याओं के पीछे के व्यक्ति को नहीं खोज लेती, तब तक वह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। यह रावत परिवार के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। फिर भी कुछ और भी अजीब हुआ। उस दिन स्काई स्टोन माउंटेन पर सभी निगरानी डेटा मिटा दिए गए थे। यहां तक कि 5 किलोमीटर दूर ट्रैफिक कैमरों में भी समस्याएं थीं। रिवर सिटी की पूरी निगरानी प्रणाली को नियंत्रित करने का साधन किसके पास था? यह पहले से ही लोगों से सच्चाई छिपाने की शक्ति थी। नंदिनी को एहसास हुआ कि इन हत्याओं के पीछे का व्यक्ति भूत की तरह था। उन्हें ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी पीठ पूरी तरह से भीग गई थी। अब और संकोच न करते हुए उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। पिताजी, यह बुरा है, कुछ बुरा हुआ है। ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट। विहान और प्रियंका घर लौट आए। प्रियंका ने जबरन विहान को नहाने के लिए बाथरूम में खींच लिया, फिर सीधे दरवाजे पर खड़ी हो गई और विहान से लेटने और सोने का आग्रह किया। दिन का झाला था। विहान वास्तव में सो नहीं पा रहा था। इसके अलावा एक साधक के रूप में सोना उसके लिए वैकल्पिक था। विहान को सोने से मना करते देख प्रियंका अपने दिल में चिंतित हो गई। उसने सोचा कि विहान अभी भी अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में सोच रहा होगा। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। अगर वह होती तो शायद अब तक बेहोश हो चुकी होती। मुझसे वादा करो कि तुम थोड़ी देर सोओगे। तुम पूरे दिन नहीं सोए हो। चिकित्सा के दृष्टिकोण से यह तुम्हारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। प्रियंका अंदर चली गई और विहान के सामने खड़ी हो गई। धीरे से बोली। वास्तव में वह भी लगभग पूरी रात सोई नहीं थी और उसे अब थोड़ी नींद आ रही थी और वह जम्हाई भी ले रही थी। विहान स्वाभाविक रूप से प्रियंका की परेशानी से वाकिफ था। यह मूर्ख लड़की शायद पिछली रात से ही पूरे दिन आशंकित महसूस कर रही थी। कुछ हद तक यह सब उसकी वजह से था। मुद्दा यह था कि अब तक प्रियंका ने यह नहीं पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे तनाव में नहीं डालना चाहती थी। विहान कुछ सेकंड के लिए झिका, फिर समझौता कर लिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं सो जाऊं तो जरूर, लेकिन तुम्हें भी लेटकर सोना चाहिए। जैसे ही प्रियंका ने यह सुना तो उसने गलत समझा लिया। यह सोचकर कि विहान उसके साथ सोना चाहता है, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर उसने नखरे से विरोध किया। विहान, तुम्हारे मन में पूरे दिन ये बुरे विचार क्यों आते रहते हैं? विहान हैरान था। उसके कोई बुरे इरादे कैसे हो सकते हैं? वह बस चाहता था कि वह आराम करने के लिए कमरे में वापस चली जाए। जैसे ही वह समझाने के लिए तैयार हो रहा था, प्रियंका ने अपने होंठ काटे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो, और अपने कपड़े उतारने लगी। यह देखते हुए कि तुम कल पूरी रात ठंड से कांप रहे थे, मैं अनिच्छा से तुम्हारे इस अशिष्ट अनुरोध को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। अगर तुम मुझे छुओगे तो मैं तुम्हें काट लूंगी। हम्फ। विहान पूरी तरह से जम गया। क्या प्रियंका उसके साथ सोने जा रही है?
उसने अपने दिल में कुछ उम्मीद करते हुए घुटन महसूस की, लेकिन प्रियंका ने सिर्फ अपनी जैकेट उतारी और अंदर की टी शर्ट नहीं उतारी। उसका हॉट फिगर पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था। प्रियंका ने अपनी पैंट पर नजर डाली। जीन्स में सोना असंभव था, इसलिए उसने विहान को आदेश दिया, तुम अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, मैं अपनी पैंट उतारने जा रही हूं। विहान स्वाभाविक रूप से समझ गया और ईमानदारी से सोने की कोशिश की, यहां तक कि अपनी आंखें बंद करके भी। जल्द ही उसने महसूस किया कि एक गर्म कोमल शरीर उसकी रजाई में घुस रहा है। प्रियंका अपनी पीठ उसकी ओर करके लेट गई। प्रियंका को विहान की नजर का एहसास हो गया और वह उसकी ओर मुड़ गई। वह थोड़ी घबराई हुई थी। शांत होने का नाटक करते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, मैंने ताइक्वांडो सीखा है और लोगों को लात मारने में बहुत अच्छी हूं। अगर तुम्हें कोई विचार आता है तो मैं साइड किक करूंगी और फिर ड्रैगन स्वेज टेल। एक ड्रैगन स्वेज टेल ताइक्वांडो जैसा नहीं लगता। विहान ने कमजोर तरीके से विरोध किया। तुम इस बारे में इतना क्यों परवाह करते हो? मैंने इसे बनाया है। हम्फ बोलने के बाद प्रियंका पीछे मुड़ी और अपनी मूल स्थिति में आ गई। कमरे में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। यह न जानते हुए कि कितना समय बीत गया है, प्रियंका ने धीरे से पूछा, विहान, क्या तुम अभी तक सो गए हो? अभी तक नहीं। मैं अब उस समय की घटना को याद करके थोड़ा डरी हुई हूं। क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो बस एक पल? विहान ने अपने सामने एक खूबसूरत युवा लड़की को देखा और स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करेगा। ठीक है, तुम घूमो। अगर हम सामने से गले मिलते हैं तो वह स्थिति अजीब होगी। जबकि प्रियंका की आवाज बहुत हल्की थी, उसका चेहरा ताजे खून की तरह लाल था। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा अनुचित अनुरोध क्यों किया, और वह यह भी चिंतित थी कि क्या विहान उसे थोड़ा कामुक समझेगा। एप 55 कुछ ही देर बाद विहान बोलने ही वाला था कि उसने अपने कानों में भारी सांसों की आवाज सुनी। प्रियंका वास्तव में सो गई थी। वह एक रात से सहज महसूस न कर पाने के कारण बहुत थक गई थी और इस पल विहान को पकड़कर उसे अभूतपूर्व सुरक्षा का एहसास हुआ। 3 घंटे बाद प्रियंका एक अचंभे में जाग उठी। उस पल उसे लगा कि वह बहुत गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन यह आरामदायक था। उसने अपनी आंखें खोली और थोड़ा असहज महसूस किया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जब तक कि दरवाजे की घंटी नहीं बजी, तब उन दोनों को वास्तविकता में वापस खींच लिया गया। प्रियंका जल्दी से उठ गई, अपनी नजरें हटाते हुए। मैं दरवाजा खोलती हूं। कमरे से बाहर प्रियंका ने एक लंबी सांस ली। बिना कुछ सोचे प्रियंका ने अपने बाल ठीक किए और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुला और उसे आश्चर्य हुआ। वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो दिखने में उससे कम नहीं थी। आप? प्रियंका को याद नहीं आ रहा था कि वह सामने वाले व्यक्ति से कब मिली थी। नेहा ओबेरॉय ने देखा कि दरवाजा खोलने वाली महिला एक अपरिचित महिला थी और वह भी उतनी ही हैरान थी। उसे याद आया कि जांच से पता चला था कि यह स्पष्ट रूप से मिस्टर मल्होत्रा का घर था। उसने अपने सामने महिला की आकृति को देखा और उसके दिल में हार का भाव महसूस हुआ। रिवर सिटी में वास्तव में इतनी सुंदर आकृति वाली महिला थी। साथ ही इस महिला का चेहरा इतना लाल क्यों था? क्या मिस्टर मल्होत्रा अंदर हैं? क्या यह उनकी मालकिन को रखने के लिए एक सुनहरा घर था? निश्चित रूप से नहीं। मिस्टर मल्होत्रा यहां कैसे हो सकते हैं? उसे शायद गलत पता मिल गया था। आप किसे ढूंढ रही हैं? प्रियंका ने धीरे से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नेहा ओबेरॉय अभी बोलने ही वाली थी कि उसने विहान को शर्टलेस कमरे से बाहर आते देखा। जब उसने नेहा ओबेरॉय को देखा तो विहान को याद आया कि उसने आज विराट ओबेरॉय और उसके परिवार के साथ भोजन का समय तय किया था। शुरू में उसने नेहा ओबेरॉय को पहले से सूचित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह देर तक सोता रहा और इसके बारे में भूल गया। नेहा ओबेरॉय ने विहान की शक्ल देखी और प्रियंका की तरफ देखा, जिसका चेहरा लाल था, और तुरंत समझ गई। फिर भी उसे नहीं पता था कि उसका दिल क्यों खाली महसूस कर रहा था, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। उम्मीद की आखिरी किरण जो उसके पास थी
वह भी टूट गई। एक महिला के रूप में प्रियंका ने नेहा ओबेरॉय में बदलाव देखे और स्वाभाविक रूप से स्थिति को समझ गई। शत्रुता का एक संकेत था। आखिरकार नेहा ओबेरॉय की शक्ल और स्वभाव उसके बराबर ही था। उसने हल्के से खांसते हुए विहान की तरफ मुंह करके पूछा, विहान, वह कौन है? नेहा ओबेरॉय ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया। वह मुस्कुराई, थोड़ा झुकी और विहान से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मेरे पिता चिंतित थे क्योंकि मुझे आज आपका फोन नहीं आया और इसलिए मुझे आपको ढूंढना पड़ा। यह थोड़ा अचानक हुआ, मुझे सच में खेद है। विहान ने कपड़े पहने और फिर एक नोट लिखा और उसे नेहा ओबेरॉय को सौंप दिया। यह वह पता है जहां हम आज रात खाना खाएंगे। यह मेरे दोस्त का घर है। आपने और अध्यक्ष ओबेरॉय ने शाम 6 बजे कहा था, इसलिए हम वहां मिलेंगे। नेहा ओबेरॉय ने अपना सिर हिलाया। जाने से पहले उसने प्रियंका को गहराई से देखा। नेहा ओबेरॉय के चले जाने के बाद प्रियंका ने विहान के सामने आकर उत्सुकता से पूछा, वह सुंदर लड़की कौन थी? मुझे लगता है कि वह मुझसे दुश्मनी कर रही थी। क्या वह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका थी? विहान ने अपना सिर हिलाया और समझाया, तुम्हें नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन के बॉस विराट ओबेरॉय को जानना चाहिए। वह विराट ओबेरॉय की बेटी नेहा ओबेरॉय है। मैंने उन्हें आज डिनर पर आमंत्रित करने का वादा किया था, लेकिन मैं भूल गया, इसलिए वे मुझे ढूंढने आए थे। वह और मैं बहुत करीब नहीं हैं, हम बस कुछ बार मिले हैं। प्रियंका ने सोच समझकर सिर हिलाया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी आंखों को चमकाते हुए पूछा, मैं आज डिनर नहीं बनाना चाहती, तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जाते? विहान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सहमत हो गया। इसके अलावा प्रियंका को अंकल नरेंद्र और आंटी कौशल्या को जानना चाहिए। वे उसके अपने लोग माने जा सकते हैं। ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट। बाहर एक लिमोसिन खड़ी थी। नेहा ओबेरॉय ने झल्लाकर दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। जब विराट ओबेरॉय ने देखा कि उसकी बेटी वापस आ गई है तो वह खुश हुआ। नेहा, क्या मिस्टर मल्होत्रा ऊपर थे? क्या तुमने उन्हें देखा? नेहा ओबेरॉय ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कागज विराट ओबेरॉय की ओर फेंका और कहा, वह आदमी ऊपर है। वह भी बहुत खुश था। एक बिजनेस दिग्गज के रूप में विराट ओबेरॉय लोगों के शब्दों और बॉडी लैंग्वेज को समझने की क्षमता रखता था। उसने नोट पर नजर डाली और हंसा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने वहां दूसरी महिलाओं को देखा हो? नेहा ओबेरॉय ने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, मुझे लगा कि यह मिस्टर मल्होत्रा एक सज्जन व्यक्ति है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे भी वे सुंदर, सेक्सी महिलाएं पसंद हैं। लेकिन फिर अगर मैं एक पुरुष होती तो मुझे उस लड़की के फिगर के प्रति कोई विरोध नहीं होता। वह अपनी भड़ास नहीं निकाल पाई और कहती रही, पिताजी, मुझे अब इस मिस्टर मल्होत्रा से संपर्क नहीं करने देना। उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। मैं मालकिन नहीं बनना चाहती। विराट ओबेरॉय थोड़ी देर जोर से हंसा। अपनी बेटी के कंधे पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, मैं सोच रहा था कि क्या हुआ। नेहा, मैं तुम्हें बता दूं, यह बहुत अच्छी बात है। यह अच्छी बात है। नेहा ओबेरॉय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। विराट ओबेरॉय ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, उसके बगल में इतनी खूबसूरत महिला की मौजूदगी ही दिखाती है कि मिस्टर मल्होत्रा में भी 7 स्नेह और 6 इच्छाएं हैं। यह हमारे ओबेरॉय परिवार के लिए एक अवसर है। मुझे यकीन है कि रिवर सिटी में 10 से ज्यादा महिलाएं नहीं हैं जो आपकी बराबरी कर सकें। यानी जब तक आप पहल करती हैं, मिस्टर मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको नहीं पता कि मिस्टर मल्होत्रा का भविष्य क्या है। रिवर सिटी उनका मंच नहीं होगा। जियांगन प्रांत भी उनका मंच नहीं होगा। उनका मंच अंतहीन है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के व्यक्ति के साथ केवल एक महिला ही हो सकती है? चलो एक नहीं, 10 भी अपर्याप्त माने जाएंगी।